हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी का और दरोगा का जो कोर्स में सिलेबस में जो टॉपिक है मध्यकालीन भारत का जो बेहतरीन पर्सनालिटी जिसके बारे में या जिसे आप देख रहे हैं, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। आप कह सकते हैं मध्यकालीन भारत में एक ऐसी व्यक्तित्व थी जिन्होंने 4 साल में जो वर्क किया उसकी तुलना मध्यकालीन भारत के इतिहास में किसी भी यानी कि लेडी सुल्तानों में वो देखने को नहीं मिलता है। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में दरोगा के लिए क्लास शुरू हो गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है। और 69 बीपीएससी का क्लास तो चल ही रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गया है। और कुछ जो मेरे समझिए कि जो मेरे साथी हैं यानी कि बिहार पुलिस के लिए भी अपना एक अलग से बैच लॉन्च किए हैं, ऑनलाइन ही लॉन्च किए हैं। और उन लोगों का एक बहुत अच्छा समझिए कि अनुभव रहा है अपने लाइफ में, और वो अनुभव आपको यहाँ पे शेयर करते हैं। और उनके द्वारा जो पढ़ाया गया बिहार पुलिस में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन लोगों ने दिलाया था। और बहुत सारे कह सकते हैं 5-6 लोग हैं जो उस टीम में शामिल हैं, और सभी लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। और ख़ास करके जो हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो दो ही कंपटीशन पे ज़्यादा फोकस करती है। पहला है वो बीपीएससी है और दूसरा बिहार दरोगा है। बिहार दरोगा के लिए जो टीम तैयार हो गई है ऑलरेडी चला रही है अपना, और उसमें जो 100% जो रिजल्ट है उसके बारे में वो लोग काम करवाते हैं अपने स्टूडेंट से, बच्चों से। और ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गया है। तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। देखिए, रजिया सुल्तान के बारे में अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इनका जो व्यक्तित्व था, ये कह सकते हैं कि इनका जो एक अलग जो व्यक्तित्व था जिसके वजह से 2 कंडीशन पैदा हो गई। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि शायद महिला होना ही इनके लिए मुख्य कारण हो गया, इनके पतन का कारण हो गया। कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद इनका चरित्र जो है, जो चरित्र होता है, खास करके हमने देखा है कि जब मर्द हारने लगते हैं किसी औरत से तो हमेशा महिलाओं के चरित्र पे ही उंगली उठाते हैं। और कहा जाता है उस समय 1236 और 1240 के मध्य में जो इनका शासनकाल था, उस समय जो समाज था यानी कि इस्लामिक परंपरा पे जो बसा हुआ एक समाज था, और ख़ास करके भारत ही नहीं बल्कि एशिया और पूरे विश्व ही एक पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें कभी ये नहीं चाहेगा, मर्द कभी ये नहीं चाहता कि एक महिला उसके ऊपर चढ़ करके शासन करे। और ख़ास करके ये भी देखने को मिलता है कि तुर्की जो लोग थे, यानी कि कह सकते हैं कि जो अमीर लोग थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि एक महिला हमारे ऊपर शासन करे और हम उसके द्वारा किए गए हर काम को समझिए कि हम एक अनुयायी के तौर पे काम करें। और महिलाओं के व्यक्तित्व से जलना और इनका बहुत सारा काम था। तो उन्हीं के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। कहा जाता है कि ये बहुत ही योग्य जो पिता थे उन्हीं के ये पुत्री थी। कहा जाता है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनके बहुत सारे उत्तराधिकारियों ने, कह सकते हैं कि 1236 से लेकर के 1266 के जो बीच में मध्य में जिन सुल्तानों ने शासन किया वो योग्य नहीं थे, उनमें ये योग्यता नहीं थी जो इल्तुतमिश ने खुद उसे बनाया था। कहा जाता है कि इल्तुतमिश एक सबसे बेहतरीन संगठन का निर्माण किया जिसको चालीसा दल के नाम से जानते हैं। और उस चालीसा दल का निर्माण इसलिए हुआ ताकि इल्तुतमिश अपने प्रशासन को बेहतर पोजीशन तक ले जाए। लेकिन आगे चलकर यही चालीसा सभी के लिए बहुत ही बड़ा समस्या बन गया, और ये समस्या यानी कि इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद बार बार देखने को मिलता है। और ये कंडीशन भी होता है रजिया के समय में। तो कहा जाता है इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश का एक पुत्र था जिसका नाम था रुकनुद्दीन। तो रुकनुद्दीन को उन्होंने यानी कि लाहौर और बदायूं का गवर्नर बनाया, और उनको ये लगा कि शायद हमारा पुत्र जो है सफल हो जाएगा, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में, प्रशासन देने में सफल हो जाएगा। लेकिन वो सफल नहीं हो सका। उनके मन में था कि नहीं, अगर योग्यता की बात करें
अगर व्यक्तित्व की बात करें और प्रशासन और सुरक्षा की अगर बात करें तो रजिया से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का अनुभव किया। जब ये ग्वालियर अभियान के समय जा रहे थे तो उन्होंने राजधानी का जो सुरक्षा का जो वागडोर था वो सुल्तान यानी कि रजिया सुल्तान के हाथों में सौंपा गया। और कहा जाता है कि रजिया सुल्तान ने बढ़ चढ़ के काम किया। रजिया सुल्तान के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जो साबित किया, उन्होंने उस सुरक्षा का जिस तरीके से प्रबंध किया, उसमें सबसे ज़्यादा खुशी इल्तुतमिश को हुआ। और इल्तुतमिश को उसी समय लग गया कि अगर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे कोई बैठने का और कोई योग्य अगर कोई शासक है तो हमारी पुत्री ही हैं, पुत्रों में वो बात नहीं है। यहाँ तक कि मिनहाज और सिराज के अगर अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए और देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ है, इल्तुतमिश ने कहा था कि हमारे पुत्रों में वो बात नहीं है जो बात हमारे योग्य एक शासिका रजिया सुल्तान में है। इतना बात सुनकर के जो वहाँ के अमीर थे और जो तुर्की यानी कि समाज के जो लोग थे, जो सरदार थे, वो जलने लगे अंदर से। उनको ये चीज़ें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको लगा कि नहीं, अगर कोई लड़की अगर शासिका बनती है तो सबसे ज़्यादा हमारे समाज के लिए और हमारे हित में अच्छा नहीं होगा। और यही वजह होता है कि आनन फानन में जो तुर्की जो अमीर थे, जो सरदार थे, उन्होंने रुकनुद्दीन को गद्दी पे बिठा दिया। और रुकनुद्दीन को गद्दी पे बिठाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा बिलाशी एक सम्राट बोल सकते हैं। उसमें ऐसी योग्यता नहीं थी कि दिल्ली सल्तनत की वागडोर को संभाल करके बहुत बेहतर प्रशासन दे सके। और उसी में सबसे बड़ी बात है कि उनकी माता का नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान ऐसे शकल सूरत से बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही एक सुंदर नारी थी। और उन्होंने समझिए कि इसका बहुत ही ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाया और दोनों ने मिल कर के दिल्ली को इस तरीके से चकनाचूर कर दिया कि इसकी कहानी हम लोग फिर देखते हैं। तो एक बार की बात हुआ कि जो जनता थी, यानी कि राजधानी की जो जनता थी, वो कभी भी रुकनुद्दीन से खुश नहीं थी। आप यहाँ देख सकते हैं, जनता कभी भी रुकनुद्दीन से खुश नहीं थी और उन्होंने समझिए कि एक विद्रोह खड़ा कर दिया। और इसी विद्रोह खड़ा करने के समय में क्या होता है कि रजिया जो सुल्तान होती है, वो लाल कपड़ों में जामा मस्जिद के पास जा कर के दिल्ली के जितनी भी जनता होते हैं उससे अपील करती है। अपील इसलिए करती है, और वो सबसे बड़ी बात है कि जो सुल्तान होते हैं रुकनुद्दीन, उनके बारे में बताती है कि अगर आप हमें यहाँ की शासिका बनाते हैं तो हम आपको बेहतर प्रशासन देंगे। ये आशा और उम्मीद दिलाती है दिल्ली के जनता को। जैसे आप कह सकते हैं कि जब भी कोई राजनीति में खड़ा होता है तो अपना कम से कम एक विश्वास जीतता है। जब भी जनता को विश्वास हो जाता है कि मुझे ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसे राजा चाहिए, तो उसे समर्थन उसे दिया जाता है। इसी तरीके से कहा गया कि दिल्ली की जनता ने और वहाँ के कुछ अमीरों ने रजिया सुल्तान को तहे दिल से सपोर्ट किया और उसी के बदौलत से रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी को प्राप्त की। लेकिन दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के बाद रजिया के जीवन में समस्या बहुत ही ज़्यादा आ गया। ऐसे बहुत बड़ा शासनकाल नहीं है रजिया का। कहा जाता है कि रजिया का शासनकाल 4 वर्ष तक ही रहा, 1236 से लेकर के 1240 तक ही रहा। मात्र इन्होंने 4 साल तक शासन किया और इस 4 शासन में उनके साथ जो घटनाएं घटी, जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की, उन्हीं पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात देखते हैं। इल्तुतमिश के समय में एक संगठन का निर्माण उन्होंने किया था जिसमें 40 सदस्यों को उन्होंने शामिल किया, जिसको तुर्कान चहलगानी के नाम से जानते हैं या जिसको चालीसा के नाम से जानते हैं। यानी कि 40 जो सरदार थे, तुर्की जो सरदार थे, उसमें शामिल थे। और जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि 1236 से लेकर के 66 के बीच में, यानी कि समझिए कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चालीसा ही हो जाता है। और चालीसा दल के हाथों के कठपुतली जितने भी सम्राट होते हैं, जितने भी सुल्तान होते हैं, बन के रह जाते हैं, सिवाय बलबन के। क्योंकि बलबन लास्ट में, मतलब समझिए कि उनके सामने सबसे बड़ी समस्या खुद चालीसा हो जाता है। और यही वजह होता है कि यानी कि कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के समय में चालीसा दल के सदस्य जो है वो बलबन भी होते हैं।
लेकिन बलबन के आगे सबसे बड़ा जो रोड़ा होता है वो चालीसा ही होता है। इसी तरीके से ये समस्या रज़िया सुल्तान के समय भी देखने को मिलता है। रज़िया सुल्तान को लगता है कि हमें, और सबसे बड़ी बात एक बात थी, जब आप वादा करते हैं किसी जनता से और जनता के समर्थन के द्वारा जब आपको गद्दी प्राप्त होती है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। इतिहासकारों का ये मानना है कि जो उनका प्रशासन था, उन्होंने जो न्यायिक व्यवस्था जो लागू की थी, उन्होंने जो प्रशासन उच्च स्तर का जो दिया था, वो जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हुआ। ये कह सकते हैं कि रज़िया सुल्तान के अंदर जो व्यक्तित्व था वो कमाल को देखने को मिला। हमने देखा भी है इतिहास पलट के, अगर इतिहास को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जिसने सत्ता पे, अगर जिस सत्ता पे महिलाओं का मतलब समझिए कि महिलाओं ने बैठा, उसे संभाला, उसे बहुत ही ऊंचाई पर लेकर के चला गया। एक समय में हम देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी तो आज भी भारत के जनता में ये बात है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। देखिए, मर्द और जो पुरुष होते हैं उनमें दो बातें होती है। महिलाएं हमेशा रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा ध्यान देती है, उनके दिमाग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चलते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, जिन लोगों में वो क्षमता, जिन लोगों में वो योग्यता होता है घर की व्यवस्था को चलाने का, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मर्दों में ये बात नहीं होता। एक समय ऐसा आता है कि मर्दों के पास कोई आइडिया नहीं होता। पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन पुरुषों के पास अगर राजनीतिक सत्ता सौंप दीजिए तो एक समय आता है, पिक पॉइंट आता है, उस समय उनका दिमाग गौन हो जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाना शुरू करते हैं ताकि राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में रहे। वो सांप्रदायिकता पे ज़्यादा जोर देते हैं ताकि राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में रहे। वो भाईचारे की भावना को तोड़ देते हैं ताकि राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में रहे। वो गुटबंदियाँ करने लगते हैं ताकि राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में रहे। लेकिन यहाँ पे रज़िया सुल्तान को देखने को मिलेगा, आपको इंदिरा गांधी को देखने को मिलेगा, बहुत सारी जो महिलाएं जो आपको लीडर हैं या जो महिलाएं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पद को धारण किया, हासिल किया, उन्होंने ये सब चीज़ से हट करके, परे हट करके उन्होंने समाज के हित के लिए काम किया। जैसे आप इंदिरा गांधी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसी शासिका हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने देश हित में और रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा ध्यान दिया। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने ये सबसे ज़्यादा वर्क किया था। जब भी उन्होंने मूवमेंट को शुरू किया, मूवमेंट को ख़त्म करने के बाद जो उन्होंने 4 साल 5 साल का जो गैप किया, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान उन्होंने रचनात्मक कार्यों में ही लगाया ताकि भारत की जनता के अंदर वो सारी चीज़ें हासिल हो सके जो एक समाज में होनी चाहिए। और यही चीज़ें आपको देखने को मिलता है। और रज़िया सुल्तान का विनाश होने का 2-4 कारण था। उससे पहले कुछ बिंदुओं पे हम लोग बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि जब ये गद्दी धारण की तो उन्होंने बिल्कुल पुरुषों की तरह चोगा पहनना, टोपी पहनना, कोट पहनना शुरू कर दिया। और सोच के देखिएगा, उस समय पुरुष प्रधान समाज, जहाँ तुर्क सरदारों का सबसे ज़्यादा चला बना था, जहाँ पे चालीसा दल सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में थे, वहाँ पे एक महिला का शासिका बनना और इस तरीके से समझिए कि करना, ये कभी रास नहीं आता। और ये कारण बन गई, रज़िया सुल्तान के लिए कारण बन गया। और रज़िया सुल्तान का पतन शायद इसलिए हो गया कि शायद वो एक महिला शासिका थी। और दूसरी बात ये यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है कि जब सबसे पहले जब गद्दी पे बैठी तो उन्होंने सोचा कि कुछ विरोधियों का अंत कर दिया जाए। उन्होंने विरोधियों का अंत करने के लिए कुछ काम किया, क्योंकि वो चाहती थी कि कम से कम चालीसा दल है, इस पे लगाम लगा दिया जाए। और चालीसा दल पे अगर लगाम नहीं लगाया जाता तब तक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती। कुछ लोगों का ये मानना था कि याकूत जो है, इनका संबंध, समझिए कि इनका संबंध जो है, रज़िया का संबंध जो है याकूत के साथ था। और उनके बारे में, खास करके रज़िया के बारे में कहा जाता है कि उनकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, शायद लंबाई की वजह से घोड़े पे चढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो कभी कभी क्या होता था कि याकूत अपने कंधों का सहारा देते थे, और इसके वजह से बहुत सारे जो सरदार थे उनके नज़रों में आ गए और उनके लगा कि शायद चक्कर होगा इनके। और इनके प्रेम संबंध का जो
समझिए कि जिस तरह से भंडाफोड़ किया गया, जिस तरीके से देखिए, जब वो यही मैंने कहा था ना कि जब पुरुष हारने लगता है किसी महिलाओं के सामने तो हमेशा उसके चरित्र पे ही उंगली उठाता है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं हम जीत नहीं पाएंगे, तो यही एक मौका है और यही एक रास्ता है उसे हराने का। और दूसरी बड़ी बात यह है कि महिलाओं में वो सब चीज़ें होती है, महिलाओं में वो सब चीज़ें होती है निर्माण काम करने का, जो पुरुषों में नहीं हो पाता, ये भी एक कारण हो जाता है। ये जो प्रेम है, प्रेम की वजह से इनका नाश नहीं हुआ, क्योंकि प्रेम कभी भी किसी भी इंसान का नाश नहीं करता है। ये पुरुषवादी जो मानसिकता थी, जो चालीसा दल और सरदारों का जो उस समय एक मानसिकता था, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे रजिया यानी कि एक महिला शासिका को वो लोग देख सके। और उन्होंने, कहा जाता है कि चालीसा लोगों ने एक मतलब समझिए कि षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र में ये कहा जाता है कि बहुत सारे गवर्नर थे जिन्होंने समझिए कि विद्रोह खड़ा कर दिया। आप कह सकते हैं कि एक कबीर खान थे, कबीर खान यहाँ पे आप देख सकते हैं, कबीर खान ये लाहौर के गवर्नर थे, लाहौर के, और इन्होंने रजिया सुल्तान के विरोध में विद्रोह खड़ा कर दिया। लेकिन रजिया सुल्तान कितनी कमज़ोर भी नहीं थी, इतनी कमज़ोर नहीं थी कि ऐसे गवर्नरों से वो हार जाती, और उन्होंने अपने सेना बल के माध्यम से इस व्यक्ति को पकड़कर इसको सजा दिया। तब फिर ये लगा, मतलब चालीसा दल को लगा कि अरे ये तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, शायद लगता है कि हम लोग अगर इन पे लगाम न लगाए तो शायद हमारी विनाश हो सकती है। और ये क्या होता है ना कि जो चालीसा दल में जो टूटे हुए जो लोग थे, जो बिखर चुके थे लगभग, ये सभी लोग फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा इसलिए होते हैं ताकि रजिया सुल्तान को सामने से और इस सल्तनत की गद्दी से हटाया जा सके। और यही वजह होता है कि पंजाब का गवर्नर, कह सकते हैं भटिंडा का गवर्नर, जिसका नाम था अल्तूनिया, भटिंडा का जिसका नाम था अल्तूनिया विद्रोह खड़ा कर देता है, क्योंकि ये षड्यंत्र जो रहती है खास करके यही चालीसा दल वालों का रहता है। वो लोग इनको किसी न किसी तरह से ये समझिए कि उकसा देते हैं कि आप ये सुल्तान को, मतलब रजिया सुल्तान को मतलब सबक सिखाइए, और ये बेचारे विद्रोह खड़ा कर देते हैं। और विद्रोह में इस तरह होता है कि दोनों के बीच में झड़पें होती है, और झड़प में रजिया सुल्तान हार जाती है, और रजिया सुल्तान को ये किडनैप कर, मतलब समझिए कि रजिया सुल्तान को अल्तूनिया किडनैप कर लेता है, अपना बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद यहाँ चालीसा दल को बड़ी खुशी होती है कि चलो हमारा अब रास्ता ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चाल रजिया सुल्तान चलती है। रजिया सुल्तान अल्तूनिया को बोलती है कि जब चालीसा ने तुम्हें समझो कि आंदोलन करने के लिए या विद्रोह करने के लिए तुमको उकसा दिया, उसके बाद जितने भी चालीसा में शामिल होने वाले जो लोग थे वो सब अपना अपना क्या कर लिए, पोस्ट बांट लिए। तुमको क्या मिला? उस समय इसको फील हुआ कि सच में हमें क्या मिला। तब रजिया सुल्तान ने एक प्रस्ताव उसके सामने रखी कि ऐसा हो सकता है कि तुमसे हम शादी अगर कर लेते हैं तो हम दोनों मिलकर के दिल्ली को मतलब समझो कि एक शासन और मतलब बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं। और इसी प्रस्ताव को अल्तूनिया ने स्वीकार कर लिया और रजिया सुल्तान से इसकी शादी हो जाती है, रजिया सुल्तान से शादी हो जाती है। हालांकि इसके पूर्व में हम लोग देखते हैं कि बहुत जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं ना, वो रजिया सुल्तान अपने ही करीबियों को नियुक्त करने लगती हैं। इसलिए करती हैं कि उनको लगता है कि चालीसा दल की जो शक्ति है उसको कमज़ोर किया जा सके, और चालीसा जो लोग होते हैं और जो सरदार होते हैं वो कभी नहीं चाहते, और वो बहुत ही बड़ी शक्तिशाली, मतलब बहुत ही शक्तिशाली रूप में वो लोग रहते हैं। दूसरी बात ये होता है कि जब ये दोनों मिल कर के फिर दिल्ली की तरफ जाते हैं तो हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है कैथल। कैथल एक जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि डाकुओं की गिरोह ने इनकी हत्या कर दी। और इस तरीके से 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान का जो शासन व्यवस्था चलता है, जो रजिया सुल्तान का जो शासन व्यवस्था चलता है वो यहाँ तक आते आते लगभग ख़त्म हो जाता है। यानी कि रजिया सुल्तान के बारे में इतिहासकारों का ये कहना है कि अगर ये महिला ना होती तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक बेहतरीन नायक के रूप में या बेहतरीन शासक के रूप में जाना जाता। तो इस तरीके से हम लोगों ने रजिया सुल्तान को पढ़ा, और नेक्स्ट में जो टॉपिक है फिर उसके बारे में हम लोग करते हैं। थैंक यू।